चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास है जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो होगी हमारी मेंटल हेल्थ, नर्सिंग और साइकेट्रिक के ऊपर। जिनका भी ग्रुप 5 के लिए पेपर है ये क्लास है वो लोग ज़रूर देखिए, आरआरबी और ग्रुप 5 वाले, क्योंकि आपको जब भी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन है जो साइकेट्रिक से ज़रूर ऐड किए जाते हैं। अब वो आपको साइकेट्रिक से कहाँ से क्वेश्चन देते हैं तो वो सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के लिए क्लास है जो हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी लोग बुक्स, पेपर, पीडीएफ जो भी लेना चाहते हैं सब कुछ आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड अमाउंट पर अवेलेबल है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग एएनएम की बुक, सीएचओ या रेलवे की बुक लेना चाहते हैं तो बुक्स पर और साथ में पीडीएफ पर सभी पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं तो सेम डे आपको बुक है जो कोरियर कर दी जाएगी। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये रहा, बिफोर गिविंग यूनिलेटरल ईसीटी इन विच साइड ऑफ द हेड इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन राइट हैंडेड पर्सन। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आप ईसीटी देने वाले हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी किसके लिए दी जाती है? जब मरीज है जो दवाइयों के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू ठीक ना हो रहा हो तब ईसीटी का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यदि दे रहे हैं हम किस तरीके से? यूनिलेटरल, यूनी मतलब सिंगल साइड, और पर्सन क्या है? तो यहाँ पे कहा है कि सिर के किस तरफ आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यदि पर्सन राइट हैंडेड है तब राइट साइड में, लेफ्ट साइड, इट में बी प्लेस्ड एट राइट और लेफ्ट, या फिर इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर दोनों साइड तो लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है यूनिलेटरल ईसीटी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है क्या? यूनिलेटरल ईसीटी यहाँ पे दी जानी है। जब भी मरीज को यूनिलेटरल ईसीटी दी जा रही है तो यहाँ पर किस तरफ है जो आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वो पर्सन क्या है? राइट हैंडेड है। तो आप इस टाइम पे जब यदि पर्सन यूनिलेटरल में क्या होगा कि यदि पर्सन राइट हैंडेड पर्सन है तो ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दिमाग में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी राइट साइड ही लगाए जाएंगे। कहाँ पर? हेड के राइट साइड में ही इलेक्ट्रोड्स को है जो लगाया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ईसीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले पॉइंट में तो बताया गया है कि यूनिलेटरल ईसीटी है क्या। तो ईसीटी है जनरली बेस्ड ऑन, अलग अलग तरीके से होती है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड होगी, यूनिलेटरल होती है, बाईलेटरल भी होती है। तो जो बाईलेटरल ईसीटी है, यहाँ पर यूनिलेटरल कहा गया है, बाईलेटरल ईसीटी है। तो बाईलेटरल ईसीटी मतलब बाई मतलब दोनों तरफ, वन इलेक्ट्रोड प्लेस होगा लेफ्ट साइड में और दूसरा होगा राइट साइड में। यहाँ पे मैं आपको नोट कर देती हूँ कि जो बाईलेटरल ईसीटी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वन इलेक्ट्रोड है, वन इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड ऑफ हेड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, क्या है? सेकंड इलेक्ट्रोड है वो लगेगा एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये क्या हो गई? बाईलेटरल हो गई आपकी। अब आता है आपका यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है दो। तो यूनिलेटरल ईसीटी में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड है नॉन डोमिनेंट साइड में लगाया जाएगा। इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड। क्या है? नॉन डोमिनेंट साइड मतलब जो चीज़ नॉन डोमिनेंट, वैसे जैसे हमारा हाथ है, राइट हैंड मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा हैंड कहलाता है? डोमिनेंट हैंड, मतलब जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नॉन डोमिनेंट मतलब कम यूज़ की जाने वाली। तो यहाँ पर ये आपका ये नहीं है कि राइट या फिर लेफ्ट है, यहाँ पर किसी एक तरफ। तो यूनिलेटरल ईसीटी में यदि राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड है जो ईसीटी लगाई जाएगी। क्लियर? अब ईसीटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ईसीटी है क्या, क्यों दी जाती है, किसको हमें नहीं देना है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? यदि मरीज डिप्रेशन में चला गया,
सीजोफ्रेनिया में चला गया। मेडिकेशन से क्या है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, कर पा रहे हैं, मेडिकेशन असर नहीं हो रही है, तब ईसीटी देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पर्सन को डिप्रेशन हुआ, सीजोफ्रेनिया हुआ, आप ईसीटी दे दें, तो ऐसा नहीं है। ईसीटी की जो पहली बार ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था अप्रैल 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने। इन दो साइकेट्रिस्ट के नाम याद रखिए, एग्जाम में आते हैं। ईसीटी का जो आविष्कार कहें या इंट्रोड्यूस कहें हम, तो 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने दिया था। अब यहाँ पर ईसीटी के थ्रू होता क्या है, एक तरीके के झटके ही देना, करंट ही देना। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर, क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर दिया जा रहा है। मतलब दिमाग जो सुप्त हो चुका है उसको उठाने के लिए एक तरीके का करंट देना आर्टिफिशियल तरीके से, बाया इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल करंट देना ग्रैंड माल सीजर लाने के लिए। अब इस ग्रैंड माल सीजर में टॉनिक फेज आती है 10 से 15 सेकंड की, क्लोनिक फेज आती है 30 से 60 सेकंड की। ड्यूरेशन और जो काउंटिंग वगैरह है वो आप याद रखिए, सेम एज एग्जाम में आपको आती है। ईसीटी से किया क्या जाना, तो आर्टिफिशियल इंड्यूस किए जा रहे हैं ग्रैंड माल सीजर, और जब ईसीटी देते हैं तो ग्रैंड माल सीजर आएंगे तो टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड की, और क्लोनिक फेज होगी 30 से 60 सेकंड की। जब आप इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे लगा के इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तब। अब यहाँ पर कितने वोल्ट तक का आप करंट दे सकते हैं, कितने ड्यूरेशन तक, तो ये करंट कभी भी 1.5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको एग्ज़ाम में 1.5 सेकंड आएगा, 1.5 मिनट आएगा, 2 मिनट 2 सेकंड आएंगे। तो ये ड्यूरेशन हमेशा 0.3 टू 1.5 सेकंड तक ही रखना है। इससे ज़्यादा यदि आप देंगे, 2 मिनट का यदि आपके ऑप्शन में 1 मिनट 2 मिनट है तो आपको मार्क नहीं करना है, मरीज सीधा निकल लेगा। 1.5-2 सेकंड तक ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और जो बोल्ट रहेगा वो होगा 70 से 120 बोल्ट, 70 टू 120 बोल्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अल्टरनेटिंग करेंट्स की टोटल 50 साइकिल्स होंगी। अभी डिपेंड करता है, टोटल 50 साइकिल्स बताएं, डिपेंड करता है मरीज सीजोफ्रेनिया वाला है, डिप्रेशन वाला है, किस कैटेगरी का पेशेंट है। बट जो बोल्ट और ड्यूरेशन है सेम रहेगा, बट जो साइकिल्स हैं ये यहाँ पे इंटरप्ट हो सकती हैं। टाइप ऑफ ईसीटी, तो एक होता है मॉडिफाइड, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइड। तो पहले हमें देखें ईसीटी के टाइप देखते हैं। तो ईसीटी है जनरली 2 तरीके की होती है, दो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं वो क्या है, बाइलेटरल यूनिलेटरल। अब होती है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर मेडिकेशन के बेस पर डायरेक्ट ईसीटी, बिना कोई दवाई दिए ईसीटी है जो दी जाए तब, बिना कोई मेडिकेशन के एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बिना कुछ दिए यदि जनरलाइज्ड कन्वल्जन लाए जा रहे हैं, ग्रैंड माल सीजर्स लाए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ईसीटी है। नाउअडेज इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके कारण डायरेक्ट ईसीटी में ना एनेस्थेटिक एजेंट देंगे ना मसल रिलैक्सेंट देंगे, मरीज को सीधा डायरेक्ट करंट देंगे, तो जो कन्वल्जन्स आएंगे उसके कारण हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, दांत डिसलोकेट हो सकते हैं। दूसरा आता है मॉडिफाइड, जो यूज़ किया जाता है जिन भी लोगों ने अपने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने प्रोसीजर होते हुए देखे होंगे, या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। क्या है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है और एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, जिसके कारण हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्या है, फ्रैक्चर रिस्क को कम कर सकते हैं। बट इस मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मरीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है। बट कंपेयर टू डायरेक्ट और मॉडिफाइड के, मॉडिफाइड ज़्यादा यूज़ की जाती है, डायरेक्ट को कम यूज़ किया जाता है। अब जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, ये भी एग्जाम में आपको आती हैं। पहली आती है एट्रोपिन सल्फेट। क्या है, एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है ताकि जो सलाइवेशन हो रहा है, यदि सलाइवेशन होता है तो मरीज एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सीक्रेशन को कम करने के लिए दी जाएगी। दूसरा दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन। तीसरा दिया जाता है आपका थायोपेंटेल, या फिर यहाँ पर मेथोक्सियल है जो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ कुछ केसेस में पेशेंट
आफ्टर ईसीटी के बाद अनकॉन्शियस रहेगा या सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी दी जाती है। तो ये था हमारा ईसीटी के बारे में। अब ईसीटी क्यों देंगे, मतलब किस मरीज को देनी है। तो यदि मरीज डिप्रेशन का है, हमेशा याद रखें जब मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है, तब ईसीटी दी जाएगी। डिप्रेशन में मरीज सीवियर साइकोसिस का है, मतलब मैनिया है, डेलीरियम है या सीजोफेनिया है या फिर ऑर्गेनिक साइकोसिस हुई है, इन केस में ईसीटी है जो दी जाती है। अब किस केस में नहीं देना है, यदि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है कि इस केस में ईसीटी नहीं देना है। दूसरे होते हैं रिलेटिव, क्या है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इस केस में भी ईसीटी है जो नहीं देनी है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें भी ईसीटी नहीं दी जाती। यदि मरीज को सेरिब्रल डिसऑर्डर जैसे एन्यूरिज्म हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एमआई है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, यदि मरीज प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तब भी नहीं देना, हड्डियाँ टूटी हो तब भी नहीं देना। तो यहाँ पर क्योंकि और ज़्यादा रिस्क रहती है ईसीटी के बाद फ्रैक्चर होने की, तो यहाँ पर ये सब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बट यदि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाए तो वो ऑलमोस्ट एक ही होता है, वो होता है आईसीपी बढ़ा हुआ हो। उस दौरान मान लीजिए आपके ब्रेन में ऑलरेडी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ईसीटी दिया और प्रेशर बढ़ेगा, मरीज साइकोसिस से तो बाद में ठीक होगा, पहले ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ईसीटी के बारे में पॉइंट्स याद रखिए। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस करने की बात करें तो दो तरीके की होती है, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में हेड में इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, यूनिलेटरल सिंगल साइड मतलब इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है नॉन डोमिनेंट साइट में। ईसीटी शुरुआत कब हुई थी, 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक तरीके की वो मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल करंट दे के ब्रेन को ग्रैंड माल सीजर्स को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, जिसमें टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड, क्लोनिक 30 से 60 सेकंड की। 70 से 120 वोल्ट से ज़्यादा का करंट नहीं देना है, मरीज़ निकल लेगा, मर जाएगा। 0.3 to 1.5 सेकंड से एक जो इलेक्ट्रोड से करंट की सप्लाई करेंगे हम, ड्यूरेशन है मतलब कितनी देर तक आपको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट देना है, तो 0.3 to 1.5 सेकंड तक ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेडिकेशन पूछे तो एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए ताकि मरीज एस्पिरेट ना कर पाए। सक्सनाइल कोलिन दिया जाता है एज अ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर है जो थायोपेंटल वगैरह भी दिए जा सकते हैं। बेस्ड ऑन मेडिकेशन तो ईसीटी दो तरीके की होगी, जैसे बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड बाइलेटरल यूनिलेटरल, वैसे ही मेडिकेशन बेस पे डायरेक्ट मतलब बिना कोई एनेस्थेटिक एजेंट बिना कोई मसल रिलैक्सेंट दिए डायरेक्ट करंट देना, ईसीटी देना, जिसके कारण मरीज को दांत तो जो पूरा जबड़ा है वो तो हिलेगा ही डुलेगा, साथ में हड्डियां भी टूट सकती हैं। मॉडिफाइड में एनेस्थेटिक एजेंट भी दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं, जिसके कारण जो रिस्क फैक्टर्स उनको हम कम कर सकते हैं। क्लियर? किस केस में नहीं देना है, तो आईसीपी बढ़ा हुआ उस केस में तो बिल्कुल। आई होप सो कि आपको ईसीटी पूरी समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में ईसीटी से जितना एग्जाम में आता है वो सब चीज़ें कवर कर दी हैं। ईसीटी देने के बाद मरीज की केयर याद रखें, मरीज को सबसे पहले हमें इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि आफ्टर द ईसीटी पेशेंट के गिरने पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होती है, कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो मरीज को रिस्क फॉर इंजरी से प्रिवेंट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ऑक्सीजन सप्लाई, ये दो चीज़ें आपको मेनली है जो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग केयर टू पेशेंट हु इज़ ऑन एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड्स एक्सेप्ट। तो यदि कोई मरीज एंटी डिप्रेसेंट एजेंट ले रहा है, मतलब डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन ले रहा है, तो सभी चीज़ें करना है किसी एक को छोड़कर। एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एट बेड टाइम ड्यू टू इट्स सेडेटिव इफेक्ट्स। गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। Do not give medicine empty stomach at it may cause the nausea, vomiting. Give plenty of fluids. नर्सिंग केयर में सब कुछ करना है। यदि मरीज एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहा है, किसी एक को छोड़कर, मरीज डिप्रेशन का है, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दी जा रही हैं, तो उसको सभी चीज़ें करनी है। पहली प्रायोरिटी आप जब भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो, चाहे वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हो, SSRI हो, या फिर
जो ट्राईसाइक्लिक एजेंट हो कुछ भी दे रहे हैं एंटी डिप्रेशन वाले मरीज को, सबसे पहली चीज़ होती है पेशेंट को खाली पेट में दवाई नहीं देना है। खाली पेट में दवाई देने से एब्जॉर्प्शन की तो बाद में बात आएगी, मरीज को इरिटेशन होगा, क्योंकि हमेशा जो एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होते हैं तेज ही होते हैं, हाई होते हैं। डोज हाई नहीं हम ये कहेंगे, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कंपेयर टू अदर्स के, जो आप पैरासीटामोल लेते हैं अदर, उनसे ज़्यादा ही रहेगा। तो उस टाइम पे मरीज को खाली पेट में दवाई नहीं देना है, इरिटेशन होगा स्टमक में, नोजिया वॉमिटिंग होगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिलाते रहना है। तीसरा, जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होते हैं, उनको हमेशा नाइट टाइम में दिया जाता है, क्योंकि उनको लेके मरीज है जो सुस्त हो जाएगा, सो जाएगा। सोएगा मतलब खोएगा, मतलब एक तरीके से सेडेटिव का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि बेड टाइम में ही मेडिकेशन लीजिए आप, कभी भी मेडिकेशन खाली पेट में नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। और यदि मरीज मेडिकेशन ले रहा है तो उसको नोटिस करना है, स्पेशली डिप्रेशन वाले पेशेंट को, कि उसने अपनी मेडिकेशन ली है या नहीं, कि कहीं थ्रो इट तो नहीं कर दी, फेंक तो नहीं दी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है जब भी आप डिप्रेशन वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो। उसको इंजरी से भी बचाना है आपको, क्योंकि यदि उसने मेडिकेशन दिन में खा ली, मरीज़ ने मेडिकेशन दिन में ले ली, जो उसकी कंडीशन है सेडेटिव्स रहेगी, सेडेटिव्स का मतलब नींद टाइप में रहेगा, ड्राउजी रहेगा, कहीं गिर पड़ के उसको इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपको नहीं करना है वो क्या होगा, गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, मरीज को नोजिया वॉमिटिंग उल्टी होगी और जो मेडिकेशन दी है वो आउट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन कौन कौन सी दी जाती हैं, जो ऐड की है, जो एज अ एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ की जाने वाली ड्रग है। पहली आती है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और टेट्रासाइक्लिन एजेंट। तो यहाँ पर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपकी आती है इमिप्रामाइन, जो मोस्टली यूज़ की जाती है, और एमिट्रिप्टिलिन यूज़ की जाती है। तो ये क्या है, दो तो मेनली यूज़ की जाती हैं। फिर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में आपके क्या आते हैं, फेनाइलजीन, मोक्लोमिडिन। तो बहुत सारी और मेडिकेशन होती हैं जो यहाँ पर MAOI के तौर पर भी यूज़ की जाती हैं। फिर आपका आता है SSRI, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कॉमनली यूज़ की जाने वाली ड्रग है, जिसमें फ्लॉक्सिटिन कॉमनली यूज़ की जाती है, सर्ट्रैलिन, फ्लॉक्सिटिन। आप यदि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जॉब किए होंगे तो आपने मेडिकेशन देखी होंगी यहाँ पर। और जितनी भी डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली ड्रग है ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने मेंटल डिसऑर्डर का जो बढ़ते हुए केसेस हैं, क्या है, मेंटल डिसऑर्डर के जो केसेस हैं, बढ़ते हुए केसेस हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है लाया गया था, नेशनल साइकेट्रिक प्रोग्राम, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो मेंटल डिसऑर्डर का जो बर्डन, जो बढ़ती हुई जनता है, काम का प्रेशर, किसी चीज़ का प्रेशर, किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोग्राम लाया था गवर्नमेंट ने, वो था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1982 में लॉन्च किया था। याद रखिए, भारत सरकार ने NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था 1982 में, 1982 में। ये आपको एग्ज़ाम में आता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1996 में। और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं WHO के थ्रू, WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इन एवरी 8 पीपल, मतलब 2019 में, यहाँ पे मैं आपको ऐड करती हूँ कि जो 2019 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट लाई थी, तो कोई एक है जो एवरी 8 पीपल में से क्या है, परेशान है मेंटल प्रॉब्लम को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर 8 में से एक आदमी मेंटल हेल्थ से परेशान है, जिसमें
एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन है, ये भी याद रखिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन मेंटल प्रॉब्लम में कंसीडर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिक्लाइन इन बोथ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन विथ पर्टिकुलर इम्पेयरमेंट इन अटेंशन। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग yet पोटेंशियली रिवर्सिबल डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे लास्ट में क्या कहा गया है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो कि रिवर्सिबल है, मतलब बार बार हो सकता है, एक बार हुआ तो ज़रूरी नहीं कि ये दोबारा नहीं होगा, ये रिवर्सिबल है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, क्या है, रिवर्सिबल है। अब एक्यूट है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन और कॉन्शियसनेस दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमेंशिया, डेलीरियम, एमनेसिया या फिर अल्जाइमर। क्या होगा यहाँ पर, डिमेंशिया होगा, डेलीरियम होगा, एमनेसिया होगा कि अल्जाइमर। क्या है, एक्यूट है, एक्यूट डिक्लाइन इन बोथ मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन दोनों डिस्टर्ब होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग है और रिवर्सिबल भी है, साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये होगा आपका क्या, डेलीरियम। क्या होगा, डेलीरियम। अब यहाँ पर ये देखिए, डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच का क्या डिफरेंस याद रखना है हमेशा आपको। यदि क्या कहा जाए, रिवर्सिबल है और एक्यूट है तो ये डेलीरियम होगा, क्योंकि जो डिमेंशिया है एज्ड पर्सन में होता है और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार हो गया तो हो गया। यहाँ पर कॉन्शियसनेस लेवल फ्लक्चुएट होगा डेलीरियम वाले पर्सन में, क्या है, फ्लक्चुएट होगा। परसेप्शन में आपको हेल्यूसिनेशन है जो कॉमनली देखने को मिलेगा और इल्यूजन, जबकि डिमेंशिया में हेल्यूसिनेशन नहीं होता है, ना के बराबर होगा, कॉमन नहीं है। स्पीच स्लो होगी, इनकोहेरेंट का मतलब है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। डिसोरिएंट रहेंगे, मतलब जैसे लेट से किसी की सर्जरी वगैरह होती है तो कुछ सेकंड तक उनको क्या लगता है कि समझ में नहीं आता आफ्टर सर्जरी जब वो वेकअप होंगे। तो डेलीरियम शॉर्ट टर्म में है, रिवर्सिबल है, बट डिमेंशिया क्रॉनिक वे में लंबे टाइम तक होते होते होने वाली प्रॉब्लम है और एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। यदि समय पर डेलीरियम को ट्रीट कर दिया जाए तो इससे पेशेंट है जो ठीक हो सकता है, बट डिमेंशिया वाले में ठीक करने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ डिमेंटेड पेशेंट गेट ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, अटैक्सिया और फॉल्स एक्सीडेंटली व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट एंड इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन क्यूज आर डिमिनाइज्ड। तो यहाँ पर ये देखिए, डिमेंशिया वाला पेशेंट है, साफ साफ कहा है, क्या है, डिमेंटेड पेशेंट है। डिमेंटेड पेशेंट को ड्राउजीनेस हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, अटैक्सिया हो रहा है और वो गिर भी गया है, एक्सीडेंटली धोखे से गिर भी गया है, यदि उसने कुछ लाइट या फिर कुछ इस तरीके से देख लिया इसके कारण वो डिस्टर्ब हो। वो क्या, एपिलेप्सी होगी, कैटास्फोरिक रिएक्शन होगा, सनडाउनर सिंड्रोम होगा या फिर लैक ऑफ जजमेंट होगा। क्या कहलाएगा, यदि डिमेंशिया वाला पर्सन सडनली क्या हो जाए, कंफ्यूज्ड हो, गिर जाए, कुछ लाइट वगैरह देख के, या कुछ यहाँ पर लाइट है या फिर कुछ शाइनिंग आइटम भी हो सकते हैं, तो वो कहलाता है सनडाउनर सिंड्रोम। क्या है, ये कहलाता है सनडाउनर सिंड्रोम। इस केस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे सनडाउनर सिंड्रोम ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है कि आफ्टरनून के बाद, जैसे इवनिंग आने वाली हो 5 बजने के टाइम पर सूर्य है जो थोड़ा कम हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सनसेट कहेंगे। तो उस टाइम से लेकर रात होने तक यदि सडनली कुछ शाइनिंग आइटम हो या फिर कुछ मरीज के सामने लाइट वगैरह आ जाए तो कंफ्यूज हो, एंजाइटी हो, इग्नोर करे उस चीज़ के पास जाने से, तो क्या कहलाएगा, सनडाउनर सिंड्रोम। तो वही ये देखिए सभी पॉइंट्स इसमें कहे हैं क्वेश्चन में कि मरीज डिमेंशिया का है, उसको ड्राउजीनेस हो रही, कन्फ्यूज़न हो रहा, गिर भी गया है। क्यों, क्योंकि या तो लाइट आ गई है उसके पास, शाइनिंग या कुछ हो गया है तो उसके कारण वो गिर रहा है, तो वो क्या है यहाँ पर, सनडाउनर सिंड्रोम। क्या होगा, सनडाउनर सिंड्रोम। जैसे जैसे इवनिंग आने वाली हो उस टाइम से लेकर रात तक
लेट आफ्टरनून से लेकर रात तक यदि किसी पर्सन को, डिमेंशिया वाले पर्सन को अचानक से कुछ लाइट वगैरह दिख जाए तो उस टाइम पर इतने हड़बड़ा जाएंगे कि वो गिर भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, in a person has thought impulses of image that cause marked anxiety resulting in repetitive behavior or mental acts that attempts to neutralize this anxiety। किसी किसी लोगों में एक तरीके के थॉट आएंगे। थॉट आने का मतलब कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं मन में, उनके मन में ऐसी इमेजेस चल रही हैं जिसके कारण उनको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा, तो उस टाइम क्या करेंगे, बार बार उस चीज़ को करना भी स्टार्ट कर देंगे। थॉट्स आ रहा है मतलब ऑब्सेशन आ रहा है, लेकिन आप रिपीटेटिव वही काम कर रहे हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका ऑब्सेशन, कंपल्सिव एक्ट होगा, ओसीडी होगा कि एंजाइटी होगी, क्योंकि यहाँ पे थॉट भी आ रहे हैं तो ये तो आपका क्या हो गया, ऑब्सेशन हो गया। क्लियर। लेकिन आप बार बार वो काम भी करने लगे हैं तो वो आपका कंपल्सिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ओसीडी। ओसीडी वाले पेशेंट को जैसे लगेगा हाथ उसके गंदे हैं तो वो उसके मन में यार हाथ गंदे हैं, मतलब वो उसके थॉट्स हैं, ऑब्सेशन है, बार बार जाके वो हैंड वॉश करेगा डिटॉल से तो वो उसके क्या हो गए, कंपल्सिव हो गए, जिस चीज़ के कारण उसके माइंड में क्या लग रहा कि चलो ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ वो बार बार रिपीट करेगा तो वो कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ नर्व्स दैट आर सिग्नल्ड बाय एन ओवरली स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन टू अ पेशेंट आर कलेक्टिवली नोन एज। तो यहाँ पर कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस फीलिंग है किसी नर्स की कि मरीज के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है नर्स के लिए कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या ट्रांसफेरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस या फिर बाउंड्री वायलेशन क्या कहलाएगा। यदि किसी नर्स को लगता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स आ रही हैं एक नर्स को अपने पेशेंट को लेके, अब वो चीज़ें अच्छे वे में भी हो सकती हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। हमेशा 2 पॉइंट याद रखें, जब पेशेंट को नर्स से, यहाँ पर देखिए, पेशेंट को फील हो कि नर्स उसको प्रॉब्लम कर सकती है या नर्स से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट टू नर्स के लिए जब कुछ इस तरीके की कॉन्शियस अनकॉन्शियस फीलिंग आए तो वो कहलाता है क्या, ट्रांसफेरेंस। याद रखिए यहाँ पर नर्स टू पेशेंट की बात की जा रही है, क्या है, नर्स टू पेशेंट के बारे में बात की जा रही है। तो नर्स टू पेशेंट है तो काउंटर ट्रांसफेरेंस, और पेशेंट टू नर्स है तो ट्रांसफेरेंस, दोनों टर्म याद रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ट्रांसफेरेंस का मतलब होगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स, जो इफेक्टिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, किसमें, ऑफ द पेशेंट टू द थेरेपिस्ट, मतलब पेशेंट से नर्स या मरीज, सॉरी पेशेंट से नर्स हो सकती, डॉक्टर हो सकती, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मतलब पेशेंट टू केयर गिवर हो जाए वो होगा। काउंटर ट्रांसफेरेंस में केयर गिवर टू पेशेंट हो गया या फिर थेरापिस्ट टू पेशेंट नर्स। आपको टर्म समझ में आ गया हो, यदि आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्ड आप करते हैं अपने पेशेंट को लेके, तो वो आपका क्या है, काउंटर ट्रांसफेरेंस है, मतलब पेशेंट से, सॉरी थेरापिस्ट से पेशेंट, एज अ नर्स टू पेशेंट। लेकिन आपके पेशेंट को आपके बारे में, आपका पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड करता है आपको लेके, तो वो क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट वन इज इन डिफेंस मैकेनिज्म, शिफ्ट ऑफ इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और ऑब्जेक्ट टू अनदर, यूजुअली न्यूट्रल और लेस डेंजरस पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आपके जो इमोशन है एक पर्सन से दूसरे पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या आइसोलेशन, डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिनाइल, जो चीज़ न्यूट्रलाइज भी हो सकती है और कम डेंजर भी होगी, तो क्या होगा, तो जो पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने उस चीज़ को, इमोशन को शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूसरी जगह आपने उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया एक तरीके से, तो क्या को डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको जो लिस्ट दी गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम में आपको आती है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब एक तरीके से किसी को डरा धमकाना,
क्या, डराना धमकाना। प्रोजेक्शन मतलब आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं या फीलिंग है किसी और लोगों को लेके वो हो गई। डिनाई मतलब आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्या है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। रिग्रेशन मतलब आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा होना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। अब आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप अपनी चीज़ें किसी दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर उतना तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म आपको नहीं एक्सप्लेन की क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की पढ़ लेनी है। एग्जाम में आपको मोस्टली रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट है जो पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बॉडीली सेंसेशन स्पेशली सेंसरी सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड एज इम्पोज्ड ऑन द बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड। तो बॉडीली सेंसेशन फील कर रहे हैं, जो सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं आपको कि आपकी बॉडी पर कुछ है जो फोर्स लग रहा है, बट वैसा है नहीं, वो क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, विजारे डिल्यूजन, सोमेटिक पैसिविटी या फिर इल्यूजन। क्या कहलाएगा, आपको लगेगा कि आपको कोई धक्का देने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई आपको धक्का देने वाला और स्ट्रांगली आपको लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कि बॉडी पे ये चीज़ फील हो रही है आपकी बॉडी पे, मतलब बॉडी मतलब सोमेटिक बॉडी आपकी। मेंटल बात करें, मेंटल बात करें मतलब दिमाग में थॉट्स बस आ रहे हैं, लेकिन आपको जब अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा फील हो कि ऐसा हो रहा है तो हमेशा कहलाती है सोमेटिक पैसिविटी। क्या है, वो कहलाती है सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी का मतलब है कि बॉडीली सेंसेशन मतलब आपको फील हो रहा है कि कोई आपको धक्का दे रहा है, बाहर से कोई आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सब थॉट आते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब इलॉजिकल थिंकिंग टाइप से आपके माइंड में चलती रहेंगी। अब आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जो दौड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थॉट इंसर्शन मतलब आपको लगेगा कि कोई एविल स्पिरिट आपके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें हैं जो इंसर्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये देखिए डिल्यूजन, यदि डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो ग्रैंडियोस मतलब कि ग्रैंडियोस का मतलब होगा कि इरेशनल आइडिया अपने आप को लेके कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, क्या हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस तरीके के आइडियाज़ आपके माइंड में आना है। देखिए यहाँ पर दिए हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव दैट ही इज़ अ पावरफुल पर्सन एंड मोर इम्पोर्टेंट पर्सन। और ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के थॉट्स आते हैं मैनिया वालों में, किसमें, मैनिया वाले होते हैं, वो अपने आप को कहीं का प्राइम मिनिस्टर या कहीं का भगवान भी मान लेते हैं। परसिक्यूशन मतलब पेशेंट को बिलीव होता है कि उसको कोई हार्म पहुंचाने वाला हो, क्या है, कोई हार्म पहुंचाने वाला हो। और पैरानॉइड सीजोफेनिया वाले में देखने को मिले, ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पूछे कॉमनली देखने को मिलता है मैनिया वालों में। यदि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कोई हार्म पहुंचाने वाला है, आपको इस तरीके के थॉट्स आना माइंड में, वो पैरानॉइड सीजोफेनिया मतलब जो शकीले टाइप के वो उनके लिए। डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस में किसी को लगेगा कि लेट से मैं और आप बात कर रहे हैं, बट जो आपका सामने थर्ड पर्सन है उसको लगेगा कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, वो होगा डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल पेशेंट को बिलीव हो जाएगा कि उसको कोई भगवान या कोई एविल स्पिरिट या भूत प्रेत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मतलब अंदर से एक तरीके से गिल्ट फील होना कि नहीं ये सब मेरे कारण हुआ है, तो वो होता है जनरली डिप्रेशन वाले में। एक्यूसेशन मतलब अपने आप के ऊपर बिलीव करना कि जो कुछ भी हो रहा है उन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और ना कोई जिम्मेदार है, तो वो होगा आपका एक्यूसेशन, एक तरीके से आरोप लगाने वाला, गिल्ट करने वाला। पॉवर्टी वाला डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मतलब आपको वर्थलेसनेस समझने वाला, ये भी डिप्रेशन में है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म का मतलब कि कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब एक तरीके से नथिंग इज इन एग्जिस्टेंस मतलब कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना माँ होते, ना बाप होते, ना प्यार होता, ना बच्चे होते, कुछ नहीं होता, क्या निहिलिज्म है। जेलसी मतलब एक तरीके की जलन होना। और ये है जो डिल्यूजन ऑफ जेलसी और जो पैरानॉइड वाले पर्सनालिटी वाले होते हैं इनमें कॉमन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोमेटिक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। सोमेटिक, फिर बात करी गई है सोमेटिक की, मतलब बॉडी से रिलेट करती। कौन सा सोमेटिक सिम्टम नहीं है डिप्रेशन का? डिक्रीज इन एपिटाइट, डायर्नल वेरिएशन, मार्क्ड होपलेसनेस, या फिर अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। तो सोमेटिक सिम्टम नहीं है, सोमेटिक सिम्टम नहीं है मतलब एपिटाइट कम हो रही, मतलब आपकी बॉडी ही डिस्टर्ब होगी यहाँ पर, होपलेसनेस फील कर रहे हैं आप, या फिर अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो रही है, डायर्नल वेरिएशन हो रहा है। तो सोमेटिक की बात की गई है तो आप खाना नहीं खाएंगे। डायर्नल वेरिएशन का मतलब दिन रात के बारे में आपको उतना है जो नहीं रहेगा, रात हो गई दिन हो गई, कब सो रहे उठ रहे वो हो जाएगा आपका डायर्नल वेरिएशन में। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब बहुत सुबह सुबह 3-4 बजे से उठ जाना। तो ये सब क्या है? सोमेटिक सिम्टम है डिप्रेशन वालों के। लेकिन होपलेसनेस, यहाँ पर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी आपकी? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस से फील करना आपकी मेंटल है। यहाँ पर क्या है? आपकी मेंटल है, लेकिन यहाँ पर सोमेटिक में नहीं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विद डायग्नोस्ड एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम। यहाँ पे देखिए बात की गई है पेशेंट किसका है? एक्यूट मैनिया का मरीज है, लेकिन हाइपर एक्टिव सिम्टम है। मैनिया वालों में, मैनिया वाले कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, खुद को हार्म तो पहुंचा ही सकते, साथ में दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं मैनिया वाले। तो हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? डायग्नोस करते, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं जब आप पेशेंट आपका एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, हाई रिस्क फॉर इंजरी या फिर सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस। तो मरीज का न्यूट्रिशन, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ स्टीम तब आप बचाएंगे जब मरीज खुद बचेगा मैनिया वाला या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर इंजरी, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले कहा, मैनिया वाले खुद को तो हार्म कर सकते, साथ में दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तो मैनिया वाले के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा क्या करना है? इंजरी, हाई रिस्क फॉर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे मैनिया वाले पर्सन में। आपने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा जिसमें मैनिया और डिप्रेशन एक ही पर्सन को, बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा, मैनिया प्लस डिप्रेशन एक ही पर्सन को, बट दो अलग अलग टाइम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक मरीज कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रहा हो, हंस रहा हो, खेल कूद रहा हो, खा रहा हो, मैनिक स्टेट में है, लेकिन दूसरे ही दिन या कुछ समय के बाद वो शांत सुप्त हो जाए, वो कहलाते हैं बाइपोलर वाले। से एक सिंगल पर्सन में मैनिया और डिप्रेशन दो अलग अलग टाइम पे देखने को मिले तो वो क्या है? बाइपोलर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हाई रिस्क फॉर इंजरी। अभी देखिए, जो यहाँ पर मैनिया वाले पर्सन के एलिवेटेड मूड के 4 सिम्टम होते हैं, यूफोरिया, एलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी। ये 4 एग्जाम में आपको बहुत आते हैं। यदि मैनिया एपिसोड वाला पेशेंट है, सीवियरिटी ऑफ मैनिक एपिसोड है, मूड एलिवेटेड रहता ही रहता है। तो यूफोरिया होती है जिसमें पहली स्टेज होती है इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एंड हैप्पीनेस नॉट इन विथ ऑनगोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है? यूफोरिया। दूसरे में मूड है जो बहुत ज़्यादा एलेट होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़, पहले में इतना ज़्यादा खुश होगा, दूसरे में फिजिकली भी वो चटकून करने लगेगा। एक्सल्टेशन मतलब इंटेंस लेसन ऑफ मूड विथ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। मूड तो हाई पहले से ही था, भाई साहब के हाथ पैर भी चलने लगे बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। चौथी स्टेज होगी सीवियर रिलेशन ऑफ मूड, इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर और ब्लिसफुलनेस सीन इन डेलीरियस और स्टूप्रस मैनिया। मतलब जब ये चारों चीज़ें मिलके मूड हाई हो, दिमाग के साथ साथ हाथ पैर भी, दोनों चारों चीज़ें अलग अलग तरीके से चलें, तो क्या होंगी यहाँ पर? स्टेज। यूफोरिया फर्स्ट है, एलेशन सेकंड है, तीसरी एक्सल्टेशन और चौथी एक्सटेसी।
ये देखिए मैनिया और डिप्रेशन, जैसा मैंने कहा कि जब एक पर्सन को दोनों चीज़ें हों अलग अलग टाइम पर तो वो बाइपोलर है। डिप्रेशन वाले आसपास मैंने शुरुआत में ही बताया कि हर 8 में से एक आदमी को मेंटल हेल्थ की समस्या होती है, जिसमें से एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन है। तो यदि डिप्रेशन वाला पेशेंट है, क्या है, यदि डिप्रेशन वाला मरीज़ है तो दुखी होगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, खाएगा पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, हमेशा गिल्ट से भरा होगा और सुसाइडल आइडिया आते रहेंगे। डिप्रेशन वाले पेशेंट को यदि बचाना है हमें तो सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आते हैं तो उस चीज़ से प्रिवेंट करना है। मैनिया वाला हमेशा हाई मूड में रहेगा, सेल्फ स्टीम है जो हाई ही रहेगी और सोएगा तो है ही नहीं, डिस्ट्रैक्ट रहेगा, फिजिकल मेंटल दोनों एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेंगी। और यहाँ पर उसकी स्पीच की बात करें हम तो उसके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, वो प्रेजेंट भी करेगा, उस चीज़ को मन में अंदर दबा के नहीं रखेगा। डिप्रेशन वाले करते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक मेडिकेशन यूज़ होती हैं मैनिया वाले में, वो देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है आपका लिथियम वालप्रोएट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सिट्रेट। लिथियम की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए पेशेंट में, यदि मैनिया के मरीज में, लिथियम थेरेपी है जो फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है, वालप्रोइक एसिड और लिथियम। तो यहाँ पर यदि लिथियम की हाइपरटॉक्सिसिटी हो या ओवरडोज हो तो मरीज के लिए सीरम, यदि नहीं भी है तो भी पेशेंट यदि लिथियम ले रहा है तो उसके ब्लड सीरम चेक करवाते रहना होता है कि इसको टॉक्सिसिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। और जो अदर ड्रग भी दी जाती हैं इसमें, तो फर्स्ट लाइन ड्रग तो हमेशा होती हैं लिथियम और वालप्रोइक एसिड। एंटी कन्वल्सेंट भी दिए जाते हैं, कार्बामाज़ेपाइन दिया जाता है और हेलोपेरिडोल भी यूज़ किया। ओलेंजापाइन, हेलोपेरिडोल और एस्पेरिडोन, ये मेडिकेशन मैनिया वाले पेशेंट में कॉमनली यूज़ की जाती हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन पूछे तो हमेशा यदि आपके सामने ऑप्शन में वालप्रोइक एसिड या फिर लिथियम, इन दो में से एक है तो आप उसको मार्क कर दीजिए। और यदि लिथियम और वालप्रोइक एसिड दोनों हैं तो आप लिथियम को मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफेनिया इंक्लूड, तो इनमें से सीजोफेनिया वाले पेशेंट के क्या लक्षण हैं? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, कंफ्यूज थॉट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफेनिया है जो कॉमनली एज्ड पर्सन में देखने को मिलता है और यदि ये एक बार हो गया तो इसको ट्रीट करना है जो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव साइन है तो फिर भी ठीक है, यदि नेगेटिव साइन मरीज में दिखने लगे तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें, हेल्यूसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, थॉट भी कंफ्यूज्ड होंगे, मतलब क्या है यहाँ पर सब कुछ। अब देखिए एग्जाम में जनरली ब्यूलर के जो 4A हैं, ब्यूलर के 4A हैं सिम्टम है एक तरीके से डायग्नोस करने के लिए सीजोफेनिया में। वो होता है, पहला है अफेक्टिव ब्लंटिंग, दूसरा एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, तीसरा ऑटिज्म और चौथा एम्बिवेलेंस। ये चारों हैं जो चारों सिम्टम प्राइमरी सिम्टम 4 ब्यूलर सिम्टम है किसके? सीजोफेनिया के। अदर में आपका हेल्यूसिनेशन होगा, डेल्यूशन होगा, साथ में है जो सेकेंड और अदर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, बट प्राइमरी में 4 चीज़ें होंगी, अफेक्टिव ब्लंटिंग, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म और एम्बिवेलेंस। हम टाइप ऑफ सीजोफेनिया की बात करें, अलग अलग टाइप के सीजोफेनिया होते हैं। तो मेनली जो कितने होते हैं, 5 टाइप के। पैरानॉइड सीजोफेनिया मतलब कि शकीले टाइप का पर्सन को हमेशा लगेगा, डिल्यूजन एंड ऑडियोसिटी, हेल्यूसिनेशन बट रिलेटिवली नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्ट। तो यहाँ पर पैरानॉइड सीजोफेनिया में होगा क्या कि मरीज को हमेशा शक रहेगा कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला के दे दिया, उसकी मेडिकेशन में किसी ने पॉइजन ऐड कर दिया, वो मुझे हार्म पहुँचाना चाहता है। तो ये क्या है? पैरानॉइड। डिसऑर्गेनाइज्ड में क्या रहेगा? मरीज की स्पीच और बिहेवियर दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? डिस्टर्ब रहेंगी, समझना मुश्किल होगा। कैटाटोनिक में बॉडी के मूवमेंट्स, जब टॉनिक जुड़ जाए मतलब मूवमेंट की बात की जा रही है, कैटाटोनिक में बॉडी ले जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होंगे। अनडिफरेंशिएट में मतलब जो पैरानॉइड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कैटाटोनिक है या हाइब्रिफ्रेनिक है, कौन सा सीजोफेनिया है वो समझ में नहीं आएगा। रेसिडुअल कुछ पास्ट हिस्ट्री के थ्रू है जो आप यदि सीजोफेनिया के प्रीवियस एपिसोड्स आए हैं, सिम्टम आए उसके बेस पे कंफर्म करते हैं तो वो हो गया। हैब्रिफ्रेनिक भी होता है। पैरानॉइड सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि इस तरीके के पेशेंट को ठीक करना बहुत। Which of the following is not a preferred priority nursing intervention for patient during a panic attack?
तो आई होप सो कि आपको सीजोफ्रेनिया के बारे में समझ में आ गया हो। फिर यहाँ पर आपका कि कौन सा प्रायोरिटी एज अ नर्सिंग प्रायोरिटी नहीं होगी जो पैनिक अटैक वाले पेशेंट के लिए ज़रूरी है। पैनिक अटैक आया है किसी मरीज को, क्या नहीं करना है आपको। टॉक टू पेशेंट इन अ काम एंड रीअश्योरिंग वॉइस, प्रोवाइड अ सेफ एंड प्राइवेट प्लेस फॉर द पेशेंट, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स, या फिर स्टे विद पेशेंट इन अ काम एंड नॉन थ्रेटनिंग वे। लेट से किसी को पैनिक अटैक आ जाए, बहुत सारे लोगों को कभी कभी कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं, ऐसा टाइम आता है कि मरीज़ है जो पैनिक हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज़, डांटना धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं, उससे प्यार से बात कीजिए, उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, यदि उसकी सेफ्टी पे बात आती है तो उस चीज़ को आप प्रायोरिटी रखेंगे, उसको कामली बिना डराए धमकाए इस चीज़ को, ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझाना है। मरीज की कोई सर्जरी वगैरह होनी, उसको पैनिक अटैक आ रहा, आप उस सर्जरी के बारे में बोलेंगे बेचारा और डर के भाग लेगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका वही है, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। ये तो आप बाद में पहले मरीज को शांत तो कर लीजिए। तो यहाँ पर पैनिक अटैक यदि किसी को आता है तो उसको शांति से समझाना है बिठा के, कि जो सेफ्टी है उस पर भी फोकस करना है कि कहीं से वो गिर पड़ ना जाए या उसको कुछ चोट ना लग जाए, और डराना धमकाना नहीं है, शांति से उसको चीज़ें समझानी है। बट जो नहीं करना है आपको क्या होगा, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। तो ये थी आज की हमारी साइकेट्रिक की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग अभी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक पर अभी आपको बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। जो आपकी ANM बुक है, जो आपकी ANM बुक है वो आपको ओनली अभी 450 रुपीज़ में अवेलेबल है। जो CHO एंड NHM बुक है ये आपको अभी 599 में अवेलेबल है। और जो लोग यदि प्री ऑर्डर करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, तो उनको यही सेम बुक है जो 550 रुपये में भी अवेलेबल हो जाएगी। और जो लोग RRB की बुक ले रहे हैं तो उनको ये बुक है जो 299 रुपीज़ में अवेलेबल है। MP ग्रुप 5 के टोटल 17 पेपर्स अवेलेबल हैं, जो आपको मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू लेना होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ये रहा 8880468078। इस पर आप मुझे किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन पेपर्स PDF या बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन चीज़ों पर अभी भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहे हैं। ANM की बुक की हम बात करें तो आपको ANM की बुक है जो जिसमें 35 ANM के क्वेश्चन पेपर हैं, बेस्ड ऑन आपके जो टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन है। जो आपके मॉडल पेपर हैं वो सब हैं, जितने भी सरकार ने प्रोग्राम लाए हैं सब हैं, जोड़ी मिलाओ है, शॉर्ट टर्म नोट्स हैं, सब कुछ ANM की बुक है। CHO NHM की बुक में 55 से ज़्यादा पेपर हैं आपको, साथ में 10 मॉडल पेपर हैं। रेलवे वाली बुक में 10 पेपर के साथ साथ 10 मॉडल पेपर भी हैं लगाने को आपको, साथ में 1000 से ज़्यादा की पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ आपको जोड़ी मिला क्वेश्चन है जो नाउअडेज एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। तो जो भी लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।